अब खबरें विस्तार से। संभल से पहली खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा है। 3 घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया है। डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित किया है। गंभीर हालत में एक घायल हार्ट सेंटर के लिए रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना सिविल लाइन के गांव रूपापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो संभल से ये खबर है, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया है। बड़ा हादसा हुआ है जहां अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया है, जिसकी वजह से 3 घायलों को सरकारी अस्पताल भेजा गया है, जहां 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। एक की हालत गंभीर है, उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना सिविल लाइन के गांव रूपापुर का ये पूरा मामला है। मोटरसाइकिल में साथ मारी है ट्रैक्टर वाला। अच्छा, क्या लोग थे ये बाइक पर? 3। अच्छा, जिसमें 2 लोग कहाँ हैं? वो एक यहाँ है और एक एम्बुलेंस लेने गई है। अच्छा, क्या हो गया उनको? उनको ज़्यादा चोट है। अच्छा, मोटरसाइकिल में साथ मारी है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे का ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां हादसे की वजह से 2 जिंदगियां चली गई हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया, जिस वजह से बड़ा हादसा हुआ है। तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 को डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। तो संभल से ये पूरा मामला है, जहां बड़ा हादसा सामने आया है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को रौंद दिया है और इस वजह से 2 लोगों की जान चली गई है इस हादसे में। थाना सिविल लाइन के गांव रूपापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एक की हालत गंभीर है, जिसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। उसका इलाज फिलहाल जारी है। डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित किया है। लखनऊ से खबर, कारोबारी को अगवा कर देवरिया जेल ले जाने का पूरा मामला। मौत के बाद मामले में आरोपी अतीक की फाइल बंद हुई। सीबीआई ने कोर्ट में अतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल की। अतीक का बेटा मोहम्मद उमर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुआ। अतीक के वकील विजय मिश्रा का बयान सामने आया। जेल प्रशासन मुझे उमर से मिलने नहीं दे रहा है, ये वकील की तरफ से कहा गया। गवाहों से जिस तरह से जुर्हा करने का मौका नहीं मिला है। कोर्ट ने लखनऊ के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। मामले में अगली सुनवाई और गवाही 19 मई को होगी। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। तो बड़ा ये पूरा मामला, जहां इस पूरे मामले को लेकर अब बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां जेल प्रशासन मुझे उमर से मिलने नहीं दे रहा है, ये वकील की तरफ से कहा गया है। और इसी के साथ कोर्ट ने लखनऊ के जेल अधीक्षक से रिपोर्ट तलब की है। मामले में अगली सुनवाई और गवाही 19 मई को होगी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अगली सुनवाई 19 को होगी, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? डीलर जिस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई थी, उसमें ये कहा जा सकता है कि चले, शायद नीलेश से हमारा संपर्क टूट गया है। दोबारा से कोशिश करते हैं। इस बीच ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अब 19 मई को सुनवाई होगी। महत्वपूर्ण ये रहेगा सुनना कि आखिर क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। सीबीआई स्पेशल कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है, जहां अतीक अहमद का बेटा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उमर पेश हुआ। और इसको लेकर इसी के साथ वकील का भी बड़ा बयान सामने आया है। चौबीस की पिच तैयार है। क्या यूपी में 2024 की लड़ाई के लिए राजनीति की पिच की नींव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रख दी?
ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सीएम योगी पश्चिमी यूपी के जिन जिन जगहों पर भाषण दे रहे हैं वहां एक बात का जिक्र जरूर खास तौर पर करते हैं, जनता को बताते हैं उन्होंने कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया, माफियाओं का क्या हश्र हो रहा है। ऐसे में सवाल ये कि सीएम योगी ने जो 2024 के लिए सियासत की जो पिच तैयार की है उस पर खेलने के लिए विपक्ष कितना तैयार है, देखिए रिपोर्ट। 4 मई को कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना के मेरठ में एनकाउंटर के बाद साफ हो गया वेस्ट यूपी में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए योगी सरकार का एक्शन ताबड़तोड़ होगा। गौतम बुद्ध नगर में प्रभाव रखने वाले 7 गैंगस्टर को सरकार ने लिस्टेड कर रखा है। अनिल दुजाना के एनकाउंटर के बाद अब 6 बजे सबके सब जेल में हैं। योगी यूपी में जहां जहां जा रहे हैं वहां यही कह रहे हैं यूपी में सब चंगा। सपा बसपा की सरकारों में यहां पर अराजकता का तांडव था। पेशेवर माफिया और अपराधी अराजकता फैलाते थे। ये पार्टियां अवसरवादी ही नहीं अराजकतावादी भी थी। इनके एजेंडे में विकास नहीं था। कोई हज हाउस के नाम पे पैसा खर्च करता था, कोई कब्रिस्तान के नाम पे पैसा खर्च करता था। आज भाइयों बहनों उन सब की स्थिति आप देख रहे हैं। ना दंगा ना कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा, ये बात सीएम योगी जहां जा रहे हैं वहीं जनता को बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कानून व्यवस्था सीएम योगी की उपलब्धियों की लिस्ट में पहले पायदान पर है, जिसका मकसद 2024 की ओर ले जाना। हालांकि विपक्ष की ओर से घेरने का तो प्रयास हो रहा है, लेकिन योगी को घेरते घेरते खुद घिर जा रहा है विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव को पूरी गंभीरता के साथ ले रही है और उसी तरह पूरी तन्मयता के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व, पूरा संगठन, पूरे कार्यकर्ता मनोयोग से लगे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी उन सभी के लिए एक आइडियल हैं कि जिन्होंने बड़ी संख्या में रैली करके उत्तर प्रदेश की जनता के साथ संवाद के साथ जीत के लिए उन्हें प्रेरित किया है। और उसके विरोध में जितनी योगी जी की रैली है, सारे राजनीतिक दल के बड़े नेताओं में इससे आधी भी रैली उन लोगों ने नहीं की है। उत्तर प्रदेश में अब जब स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दों की बात कर रही है। नाले नालियां साफ नहीं हुई, गली और सड़क की बात कर रही है, नगर निगम नगर पालिकाओं में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात कर रही है। तब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी वो मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए कभी कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कभी देश की बात करते हैं, देश की दूसरी समस्याओं की बात करते हैं, लेकिन जो शहरों की समस्याएं, गली और गांव की समस्याएं, उन पे बात नहीं करना चाहते। समाजवादी पार्टी जनता का ध्यान मुख्य मुद्दों पे ही केंद्रित रहने देगी और स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। तो क्या माना जाए, यूपी में पटरी पर मौजूद कानून व्यवस्था बीजेपी के लिए अहम हथियार बन चुकी है, जिसका तोड़ अभी विपक्ष के पास नहीं है। वैसे घेरने के लिए तो विपक्ष सत्ताधारी बीजेपी को कई मुद्दों पर घेर रहा है, लेकिन इसके सामने वो सारे मुद्दे ध्वस्त हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या यूपी में देश के लोकतंत्र के लिए जो लड़ाई 2024 में होगी उसके लिए सीएम योगी ने अपनी पिच तैयार कर ली है, और इसलिए जहां भी जा रहे हैं वो यही कह रहे हैं यूपी में सब चंगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। प्रयागराज से अब खबर अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता से जुड़ी है महत्वपूर्ण खबर। अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए आई थी शाइस्ता। अंतिम दर्शन के लिए चकिया पहुंची थी शाइस्ता परवीन। शूटर साबिर के साथ शाइस्ता परवीन कब्रिस्तान गई थी। भेष बदलकर कसारी मसारी कब्रिस्तान गई थी शाइस्ता। पुलिस का कड़ा पहरा होने की वजह से नहीं पहुंच सकी थी। असद के दोस्त अतिन जफर ने पुलिस को बयान दिया है। शूटर साबिर की भी अतिन के घर आने की सूचना है। अंधेरे का फायदा उठाकर शूटर साबिर फरार हुआ था। पुलिस ने धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया है। तो अतीक की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन अपने पति से आखिरी बार मिलने, आखिरी दर्शन के लिए आई थी, कब्रिस्तान गई थी। ये बड़ा खुलासा जो है सामने आया है। प्रशासन को इसके तथ्य मिले हैं, जानकारी मिली है। शूटर साबिर की भी अतिन के घर आने की सूचना मिली है, जहां अंधेरे का फायदा उठाकर शूटर साबिर फरार हो गया था। पुलिस ने धूमनगंज थाने में दर्ज किया है मुकदमा इसी के चलते। तो बड़ा ये पूरा मामला खुलासा सामने आया है। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण अपडेट मिल रही है प्रशासन को।
जहां अपने पति के अंतिम दर्शन के लिए शाइस्ता आई थी, जहां लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि शाइस्ता परवीन आएगी, लेकिन प्रशासन की नजरों में तो नहीं आई, लेकिन भेस बदल के जरूर पहुंची थी। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी? देखिए, शाइस्ता परवीन जिनके आने के लिए इतना कड़ा पहरा वहां पर था, वो भेष बदल कर आई और अपने पति से आखिरी दर्शन भी किए पति के। क्या कुछ इस संबंध में और जानकारी मिली है पुलिस को? जी देखिए, आपको बता दें कि पुलिस ने अतिन नाम के व्यक्ति जो कि असद का मित्र है उसको गिरफ्तार किया है। अतिन जो है वो लखनऊ स्थित अतीक अहमद के आवास में रहा करता था। उसके पिता जफर जो है वो अतीक के करीबी बताए जा रहे हैं, इस समय जेल में बंद हैं। उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि इसके घर पर 5 लाख का इनामी शूटर साबिर आया हुआ है। पुलिस ने जब इनके घर पर दबिश दी तो अंधेरे का फायदा उठाकर लोग भागे, जिसमें से अतिन को पकड़ लिया गया और मौके का फायदा उठाकर शूटर साबिर फरार हो गया। अतिन ने यह कबूल किया है कि शाइस्ता परवीन अपने शूटर साबिर के साथ अंतिम दर्शन करने के लिए वहां कब्रिस्तान पहुंची थी, लेकिन पुलिस का बहुत सख्त पहरा और इतनी ज्यादा हरकत देखकर वो पूरा अंदर तो नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरा प्रयास किया था अंतिम दर्शन करने का और वो वहां पहुंची भी थी और पुलिस के नाक के नीचे से ही वहां से फरार भी हो गई। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से अब जो फुटेजेस सामने आ रही हैं या जो जानकारी मिल रही है उसको लेकर अब तथ्यों को किस तरीके से पुलिस खंगाल रही है? देखिए, आपको बता दें कि जो अतिन की गिरफ्तारी हुई है बहुत महत्वपूर्ण है। अतिन ने कबूल किया है कि अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन उसके घर पर आकर रुकी थी। वहीं पर रुककर उन्होंने जनाजे में जाने का प्लान बनाया था, जिसमें अतिन ने उनकी पूरी मदद की थी। उसके बाद वो वहां जाने के लिए पहुंची भी थी। इसको लेकर आईफोन भी बरामद हुआ है, जो कि असद का आईफोन है, अतिन के पास से बरामद हुआ है। उसके बाद कुछ और भी सुराग पुलिस को मिले हैं इनकी लोकेशन को लेकर शाइस्ता परवीन को। अभी पुलिस ने मुकदमा लिख लिया है और अतिन को हिरासत में ले लिया है और उससे सघनता से पूछताछ की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में शाइस्ता परवीन की कोई सटीक लोकेशन मिल जाए और उनकी गिरफ्तारी भी हो सके। जी बिल्कुल। देखिए, अभी भी शाइस्ता परवीन फरार है, जो कि पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है कि शाइस्ता परवीन तक कैसे पहुंचा जाए। तो अब जिस तरीके से बड़े खुलासे हो रहे हैं, ये माना जाए विवेक की पुलिस जो है अपने कदम आगे बढ़ा रही है, शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो सकती है जल्द? जी निश्चित ही। देखिए, जिस तरह कड़ी दर कड़ी चीजें जुड़ रही हैं, आपको बताया जा रहा था कि शाइस्ता परवीन कहीं बाहर हैं और दूसरे प्रदेशों में है, लेकिन जिस तरह अतिन ने कंफर्म किया है और बताया है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही थी, उनके घर पे रुकी थी, तो ये वाकई में चौंकाने वाले तथ्य हैं कि शाइस्ता परवीन हो सकता है प्रयागराज में ही हो। इसको लेकर पुलिस की सक्रियता काफी बढ़ गई है और पुलिस अभी कई बिंदुओं पर जांच कर रही है और आने वाले समय में हो सकता है कि शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो जाए। जी ठीक है विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा से अब खबर उद्यान विभाग की बड़ी लापरवाही। उद्यान विभाग के कार्यों में लापरवाही पाई गई है। उद्यान विभाग की 4 फर्म की लापरवाही मिली है। चारों फर्म पर 17 लाख का जुर्माना। जहां रिहायशी इलाकों में मिली थी लापरवाही, पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रखरखाव से मिली थी लापरवाही। जहां G20 सम्मेलन के चलते शहर को हरा भरा रखने का आदेश दिया गया था। नोएडा सीईओ ऋतु महेश्वरी ने आदेश दिए हैं। तो देखिए, बड़ा जुर्माना लग चुका है, बड़ी लापरवाही क्योंकि सामने आई है। G20 सम्मेलन के चलते शहर को हरा भरा रखने का आदेश दिया गया था। उद्यान विभाग की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, उद्यान विभाग के कार्यों में लापरवाही पाई गई है। जहां उद्यान विभाग की 4 फर्म की ये लापरवाही सामने आई है। G20 सम्मेलन के चलते शहर को हरा भरा रखने का आदेश दिया गया था। चारों फर्म पर करीब 17 लाख का जुर्माना लगाया गया है। रिहायशी इलाकों में लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते ये बड़ा आदेश जारी किया गया है। पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रखरखाव की जिम्मेदारी मिली थी, लेकिन कार्यों में अव्यवस्था पाई गई, जिसके चलते ये जुर्माना लगाया गया है। नोएडा सीईओ ऋतु महेश्वरी ने आदेश दिए थे।